नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। हमने जो ये चैनल शुरू किया है इसके अंदर हमने BA LLB के पहले लीगल हिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये मेरा पहला वीडियो है। इसको वीडियो को आप ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि कैसा वीडियो है और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है। इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें मदद दें ग्रो करने में, ताकि हम अधिक से अधिक BA LLB और LLB से जुड़े हुए टॉपिक पर वीडियो आपके बीच में लाते रहें। तो कोशिश है कि एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके बीच में क्लियर करूं तो आपको पढ़ाई करने में थोड़ी सहूलियत हो जाए, थोड़ा ईजीली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम। इसमें आप सबका स्वागत है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक को। तो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी ऑफ अ माइनर, ये आज हमारा टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो इसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेगुलर बेसिस पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को आपको इस तरह से थोड़ा समझाना कि एग्ज़ाम में आप लिख पाओ, चाहे 20 मार्क्स में आए या 10 मार्क्स में, आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्कस द कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी ऑफ अ माइनर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद रेफरेंस ऑफ द केसेस। तो केसेस का रेफरेंस लेके हमें यहाँ पे ये समझाना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी क्या है माइनर की, माइनर कितना लायबल होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसको कवर करते हैं, शुरू करते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, माइनर आर इनकैपेबल टू एंटरिंग टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कितना कैपेबल है या इनकैपेबल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन अगर माइनर से जुड़ा हुआ आपके एग्ज़ाम में आता है, माइनर के किसी भी तरह के राइट, माइनर किसी तरह की कोई कैपेसिटी या माइनर जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन जिसमें माइनर शब्द इंक्लूडेड हो, उसका आंसर इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से लिख पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी कोशिश यही है कि आप इजीली आंसर दे पाएँ। जो आज हम कवर कर रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर। इसके अंदर पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपिटेंट पार्टीज़ कौन कौन सी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लिखा हुआ है आप वीडियो में देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर कि कंपिटेंट पार्टी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कौन सी पार्टीज़ हैं जिनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो पहला है मेजर, यानी कि वो माइनर ना हो। और मेजर की एक अलग डेफिनेशन है कि किसको मेजर कहा गया है, वो हम आगे अभी कवर कर लेंगे। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट फेज में वीडियो के। तो मेजर साउंड माइंड, साउंड माइंड का मतलब यह है कि दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए आदमी, उसको किस तरह की कोई दिमागी परेशानी ना हो, उसको डिप्रेशन ना हो, वो पागल ना हो। इसके अलावा उसको मिर्गी के दौरे ना पड़ते हों या किसी को ऐसी कंडीशन ना आती हो दिन की जिस समय उसका दिमाग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता हो। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पूरे दिन अनसाउंड नहीं होता लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पर अनसाउंड होता है, तो ऐसा व्यक्ति कॉन्टैक्ट कर सकता है जब वो साउंड ऑफ माइंड कंडीशन में होता है। अगला हमारा जो तीसरा इसका टॉपिक है वो है नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कानून ने कॉन्टैक्ट करने से मना कर रखा हो, यानी कि डिस्क्वालीफाइड घोषित कर रखा हो। ये वो लोग होते हैं जैसे चोर हो गया, बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है, या स्मगलर्स हैं, या और भी कोई एंटी सोशल एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, वो सब लोग नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में आ जाते हैं। यानी कि ऐसे लोगों के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इनवैलिड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा एज ऑफ मेजॉरिटी। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि माइनर कौन है। तो माइनर को जानने के लिए हमें मेजर को जानना पड़ेगा, यानी कि जो मेजर नहीं है वो माइनर होगा। तो मेजर अगर हमें समझ में आ गया तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये मेजर नहीं है तो माइनर है। इसके लिए मेजर के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 को। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 में ये क्लियरली बताया गया है कि एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है। एज ऑफ मेजॉरिटी है मोर देन 18 ईयर, यानी कि जो भी आदमी 18 साल से ज़्यादा का हो जाता है वो मेजर कहलाता है। तो इसका उल्टा अगर हम माइनर समझे तो यानी कि लेस देन एज ऑफ मोर देन 18 ईयर, यानी किसी की भी उम्र अगर 18 साल से कम है तो वो माइनर कहलाएगा। बट देयर आर द टू एक्सेप्शंस। जैसे हर नियम के अपवाद होते हैं, ऐसे ही इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस पर 18 साल का नियम लागू नहीं होता, यानी कि एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर है और लेस देन 18 वाला माइनर है। तो इन केसेस में
यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर मोर देन 18 वाला भी माइनर ही होता है। तो ये पढ़ लेते हैं एक्सेप्शन का केस। इसमें 2 तरह के एक्सेप्शंस हैं जो कवर किए हुए हैं। पहला एक्सेप्शन है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी मैटर विद द कंडीशन ऑफ गारंटी अंडर द गार्डियंस एंड द वार्ड एक्ट 1890। हमारे पास एक एक्ट है जिसे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट कहते हैं 1890। ऐसे इस एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कोई भी प्रॉपर्टी किसी माइनर की जिसकी देखरेख कोई भी गार्डियन कर रहा है, तो उस केस में अगर माइनर 21 ईयर का होगा तभी वो मैच्योर कहलाएगा यानी कि बड़ा कहलाएगा। तो एज ऑफ मेजोरिटी यहाँ पे कितनी है 21 ईयर। तो 21 ईयर का होते ही ऑटोमेटिक उसकी प्रॉपर्टी उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अगर वो नहीं होता उससे पहले कुछ हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी गार्डियन के पास रह जाएगी। इन केस ऑफ कोर्ट ऑफ वर्ड अपॉइंटेड बाय द माइनर्स प्रॉपर्टी हुज पेरेंट्स हैज़ पास्ड अंडर सेक्शन 11। कोई भी माइनर है जिसके दोनों पेरेंट्स नहीं है, किसी वजह से दुनिया में नहीं है, कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई या किसी और कारण से वो नहीं है, और उसका कोई नियरेस्ट रिलेटिव भी नहीं है। जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया, गार्डियन क्या हो सकता है, गार्डियन कोई भी ट्रस्टी हो सकता है जो विल में अपॉइंट किया हो पेरेंट्स ने। गार्डियन जो है वो उसका नियरेस्ट रिलेटिव भी हो सकता है, माँ की तरफ से या पापा की तरफ से जो भी सर्वाइवल रिलेटिव है वो हो सकता है। लेकिन अगर वो दोनों ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती, यहाँ पे कोई विल भी नहीं छोड़ी और कोई नियरेस्ट रिलेटिव भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ऑफ वर्ड्स काम आता है। कोर्ट अपॉइंट कर देती है किसी को एज ए ट्रस्टी। उस केस में भी 21 ईयर का होने के बाद ही उसको अपनी प्रॉपर्टी पे राइट मिलता है। तो दोस्तों, कैसा समझ में आ रहा है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? मेरी कोशिश ये है कि मैं साधारण भाषा में आपको जल्दी से जल्दी शब्द करने की कोशिश करूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में आप लिख पाएँ। तो मेरी कोशिश ये है कि आसान भाषा में आपको लिखवा दूँ ताकि आप इसको लिख पाएँ। जो मैंने स्क्रीन पर नोट्स दिए हैं आपको, इनको नोट्स को ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यही नोट्स आपके लिखने में हेल्प करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स को आप अगर डिस्क्राइब कर दोगे तो पूरा आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा ईजीली, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम नेक्स्ट अपने इसी टॉपिक पे आ जाते हैं आगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ माइनर एग्रीमेंट। माइनर के एग्रीमेंट करने के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? माइनर एग्रीमेंट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। माइनर के किया हुआ एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकता, उसको एनफोर्स नहीं करा सकता। कोई भी कानून देश में ऐसा नहीं है जो माइनर के किए हुए एग्रीमेंट को एनफोर्स करा सके। माइनर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिफंड मनी गेन्ड फ्रॉम फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो माइनर ने झूठ बोल के कोई एग्रीमेंट कर लिया और कुछ फ़ायदा उठा लिया तो उससे वो फ़ायदा वापस नहीं लिया जा सकता। मान लो माइनर ने किसी से झूठ बोला कि मैं बड़ा हूँ, मुझे 10,000 की ज़रूरत है, आप दे दो, मैं आपको विद इंटरेस्ट वापस कर दूँगा, और बाद में वो मुकर गया, उसने बोला मैं तो माइनर हूँ, पैसे नहीं दूंगा, तो इस केस में वो 10,000 रुपये से वापस नहीं दिला सकते कोर्ट, वो माइनर के ही हो जाएंगे। यानी कि माइनर का प्रॉफिट भी माइनर का ही होता है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाइड नहीं हो सकता, यानी कि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहे, कुछ बदलाव करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र ऑफ मनी इन फेवर ऑफ माइनर इज़ एनफोर्सेबल। माइनर के केस में उसकी जो भी ट्रांसफ़र ऑफ मनी है जो माइनर के फेवर में आ रही है, पैसा आ रहा है, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। लेकिन अगर माइनर की कोई लाइबिलिटी है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। रूल्स ऑफ एस्टोपल डजंट अप्लाई। माइनर के ऊपर एस्टोपल का रूल भी नहीं चलता। एस्टोपल्स का मतलब क्या है? एस्टोपल्स का मतलब है एक ही गलती को बार बार करना। मान लो माइनर ने झूठ बोल के साथ एग्रीमेंट किया, फिर उसने दोबारा से अगेन झूठ बोला, फिर एग्रीमेंट कर लिया, फिर अगेन झूठ बोला और उसी कॉन्ट्रैक्टर से फिर एग्रीमेंट कर लिया, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसे एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराना होगा किसकी तरफ से? बेनिफिशियरी पार्टी जो सीनियर है उसकी तरफ से। माइनर आर नॉट लाइबल फॉर सम टॉर्ट। कुछ टॉर्ट के केसेस में भी माइनर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आप माइनर को दोषी नहीं बोल सकते कुछ केसेस ऑफ टॉर्ट में। आगे हम समझेंगे कौन से ऐसे केसेस हैं टॉर्ट के अंदर जिसके अंदर माइनर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो मैं एक बार फिर कह देता हूँ आपको कि जो नोट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। ये नोट्स आपके काफ़ी काम आएंगे, काफ़ी हेल्पफुल हैं लिखने के लिए, और ईजिली समझ में भी आएगा आपको इन नोट्स के थ्रू। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। किसी भी माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही शून्य होता है। रेफर्ड केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। इसके अंदर हम लोग एक केस का रेफरेंस भी दे सकते हैं, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो 1903 में केस हुआ था। इस केस में बताया था
कि जो भी माइनर है अगर उसने झूठ बोल के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्टिंग से सुनने होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं कराया जा सकता। इस केस में कुछ पैसे उधार लिए थे धर्मोदास घोष ने मौरी बीवी के हस्बैंड से, और बाद में उसके हस्बैंड की जब डेथ हो गई तो मौरी बीवी ने अपने पैसे वापस मांगे, जिसको धर्मोदास घोष ने देने से मना कर दिया, और उसने मौरी बीवी ने उसके ऊपर केस डाल दिया। तो केस डाल दिया मौरी बीवी ने उसके ऊपर अपने पैसों की रिकवरी के लिए। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जब धर्मोदास ने कॉन्ट्रैक्ट किया था साइन, तब उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल का होने में 2 से 3 महीने बाकी थे, तो इसीलिए इस केस के अंदर वो माइनर ही कहा जाएगा जब उसने एग्रीमेंट साइन किया। तो इस केस में उसको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है। रेटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट नॉट परमिटेड विद माइनर, माइनर के साथ एग्रीमेंट में छेड़छाड़ करना भी अलाउड नहीं है, यानी कि माइनर के बेनिफिट के लिए कोई एग्रीमेंट किया हुआ है उसको छेड़छाड़ करके कुछ सीधा या राइट लिखा गया तो वो भी अलाउड नहीं है। तो कैसा लग रहा है आपको समझने में? मेरे हिसाब से होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोशिश मेरी यही है कि आसान से लैंग्वेज में आपको धीरे धीरे सब समझाता चलूँ। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी ऑफ माइनर is permitted on the basis of any obligation resembling a contract, necessaries including food, clothing और education institution। माइनर के केस में ये बताया है कि जो भी नेसेसिटीज़ की लाइबिलिटीज़ होती हैं उस केस में माइनर को ये अलाउड है कि वो ऐसी लाइबिलिटीज़ कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर। यानी कि मान लो कि माइनर को खाने के लिए खाना नहीं है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के किसी से पैसा ले सकता है और वो उसको पैसा देगा और वो खाना खरीद लेगा और खा लेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि माइनर के मेजर होने से पहले ना तो उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है ना उस प्रॉपर्टी को खरीदा जा सकता है। तो नेसेसरीज़ में क्या क्या आता है? नेसेसरीज़ में आता है आपका फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। अगला, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियंस आर वैलिड, कोई भी गार्डियन अगर माइनर के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लाएगा। Minor cannot enter into a contract, but a minor can enter into a contract for apprenticeship, services and education। माइनर किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जिसमें माइनर आ सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट, अप्रेंटिसशिप की सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट और एजुकेशन का कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी फॉर एंड बाय माइनर, गारंटी फॉर माइनर आर वैलिड बट गारंटी बाय माइनर आर नॉट वैलिड, इनवैलिड। यानी कि माइनर के लिए कोई गारंटी देता है कोई मेजर तो वो वैलिड है, लेकिन माइनर किसी मेजर की गारंटी देता है तो वो वैलिड नहीं है। माइनर एज अ ट्रेड यूनियन मेंबर इफ़ ही अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर और मोर मे बी अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अगर माइनर किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर बनना चाहता है तो उसको 15 साल से ज़्यादा की उसकी एज होनी चाहिए और उसकी 15 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए तो वो किसी भी ट्रेड यूनियन का मेंबर हो सकता है। माइनर्स लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट, माइनर की लाइबिलिटी टॉर्ट में के केस में क्या है? अ माइनर इज़ लाइबल फॉर सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय हिम। जैसे मैंने पीछे आपको बताया ही था कि आगे हम पढ़ेंगे कि टॉर्ट के केस कौन से ऐसे केस हैं जो इस के माइनर के अंदर कवर्ड है, तो वो है सिविल रॉन्ग। यानी कि माइनर अगर किसी के साथ कोई सिविल रॉन्ग करता है तो ऐसे केसेस में उसको लाइबल, उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी हो सकती है टॉर्ट की। तो कैसा लगा आपको? मैंने आज ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया आपके साथ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक सरल भाषा में आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं। पहली बार मैंने कोशिश की है कि आपको नोट्स भी दे दूं ताकि नोट्स से पढ़ने में इजी रहता है, क्योंकि पिछले वीडियो के कमेंट्स में कई बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि सर आप नोट्स भी डालिए, क्योंकि नोट्स से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है सुनने के साथ साथ लिखने में भी। तो मेरी इस बार कोशिश यही रही कि मैं आपको नोट्स भी शेयर करूँ वीडियो के अंदर, और मैंने पहली बार कोशिश की है आपके साथ नोट्स शेयर करने की। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो और मुझे आगे इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, ताकि मैं एक अच्छी और बढ़िया वीडियो आपके लिए लगातार बना के डालता रहूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली से जुड़ने के लिए। आज हमने जो शुरू किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट 1 है, ये BLLB के अंदर और LLB के अंदर। इसकी और वीडियोस और टॉपिक हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये 10 मार्क्स या 20 मार्क्स में लगातार पूछा जाता है। तो आप इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आपका प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है, मेरे सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ रहे हैं।
तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और हमें इंस्पायर करते रहें नए नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे बढ़ने की मुझे ताकत दें। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए। और मैं इसी तरह से आपके बीच में नए नए एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल